अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे निमोनिया। बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों को होता है, इसलिए इस पे बात करना ज़रूरी है। कैसे पता चलता है, आपको क्या वो अलामात आएँगी कि आपको आपके ज़हन में ये आना चाहिए कि आपको निमोनिया हो सकता है। सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो अलामात का ताल्लुक होगा वो आपके फेफड़ों से होगा, क्योंकि निमोनिया एक इन्फेक्शन है आपके फेफड़ों की। जब लोगों को बुखार होता है, उनको खांसी होती है, सांस में थोड़ी दिक्कत होती है, या सांस की रफ्तार ज़्यादा होती है, या इस तरह के पूरे जिस्म में दर्द होता है, तो ये अमूमी सी अलामात हैं कि जिसके साथ वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उनको चेक भी करते हैं और चेक करके उनका कोई एक्सरे या कोई और टेस्ट भी करवाते हैं, सबका जिक्र करूँगा मैं। तो उसके बाद दवाइयाँ देते हैं। तो हम एक ऐसी बीमारी की बात कर रहे हैं कि जो आपके फेफड़ों की इन्फेक्शन कहलाती है। बुनियादी तौर पे हमारे फेफड़ों का काम क्या है कि जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन होती है जो हमारे जिस्म के हर सेल को चाहिए होती है। वो सांस, ये ट्रेकिया होता है, नरखरा इसको उर्दू में कहते हैं। तो ट्रेकिया से नीचे ये दो और पाइप बनते हैं जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाइज। वो मज़ीद तकसीम होते हैं, उनको फिर आगे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल एंड पे, सिरे पे, जैसे अंगूर के होते हैं ना, अंगूर अंगूर की तरह का गुच्छा लगा होता है। एक को हम एल्वियोलस कहते हैं और एक से ज़्यादा को हम एल्वियोलाई कहते हैं। और यही वो थैली है, यही वो सैक है, यही वो जगह है कि जहाँ पे जो हमने सांस अंदर खींचा था, तो ऑक्सीजन यहाँ से, क्योंकि इसके अंदर वाली साइड पे खून की छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, कैपिलरीज। तो जो ऑक्सीजन अंदर गई है वो एल्वियोलस के पार चली जाती है खून की उन नालियों में, और खून का हिस्सा बन जाती है। फिर हमारा दिल उसको पूरे जिस्म में फेंक देता है। और हमारे जिस्म में जो एक फाजल गैस, ख़तरनाक गैस पैदा होती है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो जैसे ऑक्सीजन अंदर गई थी, इसी ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलस में आएगी, वहाँ से ब्रोंक्यूल्स में आएगी, वहाँ से ब्रोंकाई में आएगी, वहाँ से ट्रेकिया में, और फिर हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये नॉर्मल काम चलता है। लेकिन बाज़ औक़ात या बाज़ सूरत हाल में बाहर से जरासीम इस हवा के साथ अंदर चले जाते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं जिनका मैं ज़िक्र करता हूँ। लेकिन जब ये अंदर जाते हैं तो अक्सर तो हम खांसी वगैरह करके बहुत सारी दफ़ा चीज़ों को निकाल देते हैं, जिसमें बड़े बड़े बैक्टीरिया, वायरसेस भी निकलने के चांसेस होते हैं। वरना इसके बाद नीचे फिर हमारी जो सांस की नालियों में सीलिया होते हैं, म्यूकोसिलरी सिस्टम कह लें, थोड़ा सा रेशा बनता है। और सीलिया क्या करते हैं, वो चप्पू की तरह काम करते हैं और बाहर की तरफ इसको धकेलते हैं ताकि ये बैक्टीरिया या जरासीम नीचे ना जाए। लेकिन अगर फिर भी ये नीचे चले जाते हैं तो उस थैली के अंदर, एल्वियोलस के अंदर भी कुछ मैक्रोफेजेस होते हैं जो हमारे मुदाफ़ती निज़ाम का हिस्सा है, तो वो भी कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की। तो आप कह सकते हैं कि पूरा जो हमारा सांस का ये सिस्टम है फेफड़ों का, तो दिफाई निज़ाम कहीं ना कहीं दुश्मन को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अगर इसके बावजूद वो नीचे थैली में चला जाए या फेफड़ों में चला जाए, तो वहाँ पे फिर हमारा मुदाफ़ती निज़ाम एक जंग लड़ता है उसके साथ, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। और जब ये जरासीम की मौजूदगी में इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, तो इसको हम कहते हैं कि अब इन्फेक्शन हो गई है, जिसमें मुदाफ़ती निज़ाम के भी कुछ हिस्से मौजूद होते हैं, बैक्टीरिया या वायरस भी मौजूद होता है, पानी भी मौजूद होता है, रेड ब्लड सेल भी मौजूद होते हैं, प्रोटीन भी मौजूद होती है वहाँ पे। तो उससे जो वो एरिया बनता है इन्फेक्शन का, उसको हम कहते हैं नमूनिया। अब ये जो जरासीम या दुश्मन होते हैं, ये 3-4 किस्म के ख़ास तौर पे होते हैं। एक जैसे वायरस है, बड़ा मशहूर है फ्लू का वायरस, उसको हम इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं, तो वो ये नमूनिया कर सकता है। फिर इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जो नमूनिया करते हैं। इसी तरह से बैक्टीरिया की एक ख़ास टाइप होती है कि जिसके बाहर दीवार नहीं होती, उसको हम एटिपिकल नमूनिया कहते हैं, क्योंकि उसमें जो अलामात आती हैं वो अक्सर थकावट या हल्का फुल्का बुखार की होती हैं। तो जैसे एक को हम माइकोप्लाज्मा नमूनिया कहते हैं, क्लेमाइडिया नमूनिया कहते हैं, और एक और बैक्टीरिया होता है जो अक्सर ये जो एसी या कूलिंग सिस्टम होते हैं तो इनके ज़रिए ज़्यादा फैलता है, लीजियोनेला न्यूमोफिला इसे कहते हैं। तो ये बैक्टीरियाज हो गए। इसी तरह से वो लोग जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है, तो उनमें फंगस या जिसको फंजाई भी कहते हैं या फंगाई कहते हैं, तो वो भी कर सकती है नमूनिया। कोक्सीडोआइडोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस और क्रिप्टोकोकस,
یہ مختلف قسم یا نیموسسٹائی جیروویشائی جن کی مدافعتی نظام بہت کمزور ہو تو یہ بھی فنگل نمونیا پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ ہیں جراثیم. اب جو نمونیا ہوتا ہے اس کی کچھ اقسام ہوتی ہیں. ایک تو اگر ہم کہیں کہ اگر آپ کو گھر میں نمونیا ہوا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کمیونٹی ایکوائرڈ, کہ آپ اسپتال میں نہیں تھے, کسی ایسی جگہ نہیں تھے کہ جو ہیلتھ کیئر ہوتی ہے. تو گھر میں جو لوگوں کو نمونیا ہوتا ہے اسے ہم کمیونٹی ایکوائرڈ کہتے ہیں. عام طور پہ گرام پازیٹیو کی وجہ سے ہوتا ہے, بیکٹیریا کی وجہ سے, اور بہت جلدی اس کو علاج بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ عام دوائیاں کام کر جاتی ہیں. دوسرا ہوتا ہے جو ہسپتال میں جا کے نمونیا ہوتا ہے, ہسپتال میں داخلے کے آپ داخل ہوئے کسی بھی کام کے لیے, کسی اور مقصد کے لیے, لیکن 48 گھنٹے یا 2 دن کے بعد وہاں پہ آپ کو ساری وہ علامات آئی, آپ کے ایکس رے میں تبدیلی آئی, تو پتہ چلا کہ آپ کو نمونیا ہو گیا. اسے کہتے ہیں ہاسپٹل ایکوائرڈ نمونیا. ہاسپٹل ایکوائرڈ نمونیا کی ایک اور ٹائپ ہوتی ہے جس کو وینٹیلیٹر ایسوسیٹڈ نمونیا کہتے ہیں, کہ جب مریض آئی سی یو میں داخل ہوتا ہے اور مصنوعی سانس کی مشین وینٹیلیٹر پہ منتقل ہوتا ہے تو اس کے بعد جو نیا نمونیا ہو جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ وینٹیلیٹر ایسوسیٹڈ نمونیا. تو یہ بڑی ٹائپ ہے, لیکن وہ لوگ جن کو فالج ہو, جن کا مدافعتی نظام کمزور ہو, وہ بیڈ پہ پڑے رہتے ہوں, تو ان کو جب الٹی آتی ہے یا وہ کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ بعض کا پھیپھڑوں والی نالی میں چلی جاتی ہے, کیونکہ عام لوگوں کے تو اس لیے نہیں جاتی کہ ہم فوری طور پہ گیگ ریفلیکس ہوتا ہے باہر نکال دیتے ہیں, لیکن دوسرے جو لوگ ہیں جو کمزور ہوتے ہیں, بیڈ پہ ہوتے ہیں, فالج وغیرہ کے مریض ہوتے ہیں, تو ان کو جب خوراک چلی جائے پھیپھڑوں میں یا اسٹمک یا معدے کے کانٹینٹ چلے جائیں تو ان کو بھی نمونیا ہو سکتا ہے, جس کو ہم ایسپریشن نمونیا کہتے ہیں. تو یہ مین وہ ٹائپ ہیں جو ہونے کی وجہ سے اقسام ہے. پھر وہ اقسام ہیں کہ جو اندر ہمارا جو پھیپھڑا ہوتا ہے اس کی جو رائٹ سائڈ پہ 3 لوب ہوتے ہیں, لیفٹ پہ 2 ہوتے ہیں. اگر تو کسی ایک لوب پورے میں نمونیا ہو جائے تو اسے لوبار نمونیا کہتے ہیں, جس کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں. وہ بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, کہ جس میں ریڈ ہیپیٹائزیشن, گرے ہیپیٹائزیشن, ریزولوشن, یہ جیسے جیسے وہ جراثیم یا بیکٹیریا پورے پروسیس سے گزرتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں برونکو نمونیا. برونکو نمونیا ہوتا ہے کہ وہ نمونیا جو برونکیولز اور ایلویولائی کو انوالو کرے, اور اکثر اس کا ایکس رے خراب آتا ہے سارا ہی, لیکن جو لوبار ہے اس میں ایک لوب آپ کو سفید نظر آتا ہے ایکس رے کے اوپر. اور تیسری ٹائپ کو ہم کہتے ہیں اے ٹیپیکل یا انٹرسٹیشل نمونیا, جہاں پہ نمونیا ہوتا ہے ایلویولس کے باہر والا جو انٹرسٹیشل پارٹ ہوتا ہے. تو اس میں بھی تھوڑا ایکس رے تبدیل ہوتا ہے کہ ایک ہائلر ایریا ہوتا ہے دل کے پاس آپ کہہ لیں, تو وہاں پہ ہمیں سفیدی نظر آتی ہے, یا تھوڑا سا ریٹیکولر ایریا نظر آتا ہے. تو ایکس رے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو یہ کتنے قسم کے ہو گئے کہ برونکو نمونیا, لوبار نمونیا اور ایٹیپیکل یا انٹرسٹیشل نمونیا. اب جو نمونیا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, آپ کو جو علامات میں نے ویڈیو کے شروع میں بتائی. اب ڈاکٹر پہلے آپ سے ہسٹری لیں گے, پھر آپ کا معائنہ کریں گے. جب وہ معائنہ کرتے ہیں تو وہ ایک تو ہوتا ہے اسٹیتھوسکوپ سے ہم سنتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر یہ جو آپ کو آواز آئی اسے ہم پرکشن کہتے ہیں, تو وہ آپ کی چیسٹ پہ مار کے دونوں طرف بار دیکھتا ہے. تو جہاں پہ شک ہو کہ یہاں پہ لوبار نمونیا ہو سکتا ہے, کنسولیڈیشن ہو سکتی ہے, تو ڈلنس یا یہ آواز زیادہ آتی ہے. اسی طرح سے جب وہ اسٹیتھوسکوپ سے سنتے ہیں تو وہاں پہ ان کو لیٹ انسپائریٹری کریپٹس کہتے ہیں, تو وہ ملتے ہیں, یہ خاص قسم کی آواز ہوتی ہے. اسی طرح سے پھر وہ اپنے اس ہاتھ کے ایریا کو چیسٹ پہ دونوں طرف رکھیں گے اور مریض کو کہیں گے کہ وہ بولیں 99. تو اگر وہاں پہ کنسولیڈیشن ہے, نمونیا ہے, تو یہ بڑی ہوئی چیز آتی ہے, اسے کہتے ہیں ووکل فریمیٹس, ٹیکٹائل ووکل فریمیٹس, تو یہ بڑی ہوئی آتی ہے. اسی طرح سے وہ اسٹیتھ رکھ کے وہاں پہ کہیں گے کہ مریض کو کہ بولو 99, تو آواز بہت زیادہ یعنی کہ ہو سکتی ہے. تو برونکوفونی اور ایگوفونی یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں, کہ جیسے مریض کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ای بولنا ہے تو ڈاکٹر کو اے سنتا ہے, وہ کنسولیڈیشن کی وجہ سے, یا جب ایکس رے جب انفیکشن ہوتی ہے, یعنی ایکس رے سے بھی پتہ چلتا ہے, اور مریض کو جب ڈاکٹر چیک کرتا ہے تب بھی, یا پھر سی بی سی کی CRP کی رپورٹ کروائی جاتی ہے. اکثر نمونیا کے اندر وائٹ بلڈ سیل بڑے ہوئے ملتے ہیں, کافی زیادہ, 15,000 سے زیادہ ملیں گے. نیوٹروفلز ملیں گے زیادہ, کہ ایکیوٹ انفیکشن ہو گئی ہے. تو اس طریقے سے ہمیں اب نمونیا جب ایک دفعہ پکڑا جاتا ہے تو اکثر پھر اینٹی بایوٹک دینا پڑتی ہیں. کیوں دینا پڑتی ہیں؟ کیونکہ اکثر یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر تو کمیونٹی ایکوائرڈ ہے تو اکثر جو ایمپیسلن وغیرہ ہوتے ہیں
یا पेनिसिलिन डेरिवेटिव ग्रुप होता है, तो डेरिवेटिव ग्रुप होता है, तो वो कवर कर लेता है ग्राम पॉजिटिव को। बड़ी मशहूर एमोक्सिसिलिन के साथ कॉम्बिनेशन में दवाई मिलती है। फिर क्लैरिथ्रोमाइसिन दी जा सकती है, एजिथ्रोमाइसिन दी जा सकती है, लिवोफ्लॉक्सासिन दी जा सकती है टिपिकल के लिए ख़ास तौर पे। लेकिन अगर हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो तो ये जरासीम बड़े सख्त होते हैं, क्योंकि हस्पतालों के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत सारी दवाइयों को से मज़ाहमत होती है, उसके अंदर रेजिस्टेंस होती है। ना सिर्फ उसके अंदर होती है बल्कि मज़ीद वो बैक्टीरिया जिनके अंदर नहीं भी होती तो उनके अंदर वो मुंतकिल करते रहते हैं न्यूक्लियर मटीरियल को। तो बड़ी सख्त दवाइयाँ देनी पड़ती हैं इस तरह के मरीज़ों के लिए। एक बड़ा मशहूर एक बैक्टीरिया है जिसको मरसा कहते हैं, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। वो सबसे ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो बाकी होते हैं जैसे ग्राम नेगेटिव में सूडोमोनास है या क्लेब्शियला है, तो आम दवाइयाँ किसी हद तक उनको कवर करने की सलाहियत रखती हैं। लेकिन मरसा के लिए हमें वैनकोमाइसिन देनी पड़ती है, लनिजोलिड देनी पड़ती है, टाइगरसाइक्लिन देनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ही सख्त किस्म के जरासीम होते हैं। और इसी तरह से एंटीबायोटिक के अलावा अगर किसी को वायरल नमूनिया होता है तो पहले 48 घंटे में हम एक दवाई होती है जिसको ओसेल्टाइमावीर कहते हैं, बड़ी मशहूर हुई थी ये जब सार्स और मर्स नामी इन्फेक्शन फैली थी दुनिया में, तो पहले 48 घंटे में दें तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। फंगस के लिए इसी तरह अलहदा एंटी फंगल दवाई देनी पड़ती है, एंटीबायोटिक देना पड़ती है, दर्दों के लिए बुखार के लिए दवाई देना पड़ती है। मरीज़ बहुत कुछ खा पी नहीं रहा होता तो उस वक्त हमें फ्लूइड देने पड़ते हैं। और एक क्राइटेरिया है जिसको हम कहते हैं कर्ब 65 क्राइटेरिया। कर्ब सी क्या है, कन्फ्यूजन, यू क्या है, यूरिया के किसी का यूरिया अगर 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, CUR क्या है, रेस्पिरेटरी रेट के अगर किसी का 30 एक मिनट में 30 से ज़्यादा मरतबा कोई सांस ले रहा है, और बी क्या है, ब्लड प्रेशर के अगर किसी का ऊपर वाला सिस्टोलिक 90 से कम हो, या नीचे वाला डायस्टोलिक कहते हैं अगर वो किसी का 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम हो, और 65 क्या है, उम्र है, एज है, कि अगर किसी की एज 65 उसका 1 नंबर मिलेगा, किसी को कन्फ्यूजन है, कंफ्यूज हो गया मरीज, उसको 1 नंबर मिलेगा, यूरिया किसी का 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 7 मिलीमोल से ज़्यादा है तो 1 नंबर मिलेगा, रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज़्यादा है तो 1 नंबर मिलेगा, ब्लड प्रेशर अगर कम हो गया 90 और 60 की जो मैंने बात की तो 1 नंबर मिलेगा। तो जितने ज़्यादा ये नंबर जब फिर जमा करेंगे इनको और बढ़ते जाएंगे, कर्ब स्कोर बढ़ता जाएगा, उतने ज़्यादा चांसेस हैं अगर किसी का 0 स्कोर है, 1 स्कोर है, शायद दवाई देके घर भेज दिया जाए, किसी का 2-3 स्कोर है तो अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा, किसी का 4-5-6 स्कोर है तो हो सकता है कि ऐसे मरीज को फिर ICU में भेजना पड़ेगा। तो इस तरह करके फिर नमूनिया को इलाज किया जाता है। वक्त पे अगर इसका इलाज हो जाता है तो बहुत फ़ायदा है। कोशिश यही करें कि जिन लोगों का मुदाफ़ाती निज़ाम कमज़ोर होता है तो अपने डॉक्टर से बात करके हर साल फ्लू की वैक्सीन लगवा लें, और जब आपका डॉक्टर कहता है तो नमूनिया की वैक्सीन भी लाजमी लगवा लें, तो फ़ायदा हो जाता है। अगर मज़ीद फ़ायदा चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें, और अगर इस चैनल का फ़ायदा चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करें, और जिससे वीडियो की रीच बेहतर हो जाती है। और अगर सबका फ़ायदा चाहते हैं तो इस वीडियो का नीचे देखेंगे गौर से तो शेयर का ऑप्शन है, तो इस वीडियो को शेयर कर दें।